हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत में हमने मोमेंट्स पे डिस्कस की थी और दो तरह से मोमेंट्स फाइंड किए थे। एक था म्यू आर डैश और दूसरा था म्यू आर। देखिए, म्यू आर डैश का मतलब क्या होता है? मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। किसी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में जब हम मोमेंट निकालते हैं तो उसे हम म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं। और म्यू आर का मतलब क्या है? मोमेंट अबाउट मीन। जब मीन के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकाला जाता है तो उसे हम म्यू आर से डिनोट करते हैं और इसको हम सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल मोमेंट। तो देखो, यहाँ पर किसी बिंदु के सापेक्ष जब हम आघूर्ण निकालते हैं तो जो आरवां आघूर्ण होता है, आर्थ मोमेंट, उसे हम म्यू आर डैश से, और जब किसी माध्य के सापेक्ष निकाला जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में जो भी आघूर्ण होगा, जो भी मोमेंट होगा, उसे हम म्यू आर से व्यक्त करते हैं, जिसे केंद्रीय आघूर्ण, सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक ऐसा फंक्शन देखेंगे जिनसे हम ये दोनों जनरेट कर सके, यानी ऐसा फंक्शन जो मोमेंट को जनरेट करे। तो जो मोमेंट को जनरेट करे उसी को तो कहते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिससे हमें आघूर्ण मिल जाए, आघूर्ण प्राप्त हो जाए, जो आघूर्णों का जनन करे, उसी को कहते हैं आघूर्ण जनक फलन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन हम देखेंगे जिससे हम ये दोनों प्राप्त कर सके। अब देखो, वो फंक्शन होता क्या है, देखिए। पहले हम उस फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप जानते हो, प्रायिकता बंटन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? किसी न किसी रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? एक्स के साथ हम क्या लिख देते हैं? प्रोबेबिलिटी। ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो देखो, यहाँ पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यहां पर उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको समझें आप। इसका मतलब है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। एक पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। और ये जो होगा, ये टी का फंक्शन होगा। तो जो एम है वो एम किसका फंक्शन होता है? टी का, है ना। या टी की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, बाकी जनरली इसे हम टी के फंक्शन से ही डिनोट करते हैं। इसकी जो भी टर्म्स होगी वो टी की फॉर्म में लेते हैं, है ना। तो इसका जो पैरामीटर है, जो इसका वेरिएबल है, वो क्या है? टी। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो टी का एक फंक्शन हमें मिल जाता है। तो देखो, इसका मतलब क्या है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में, इस बिंदु ए के सापेक्ष जो आघूर्ण जनक फलन है, किसका? इस एक्स का, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही बात हम लिखेंगे, है ना। उसके बाद इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे और इससे किस तरह से हमें मोमेंट्स मिलते हैं, आघूर्ण मिलते हैं, इन तमाम बातों पर इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिख लेते हैं। लिखिए आप, लिखें यादृच्छिक विचर। और ये कौन सा है? देखो, डिस्क्रीट, है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लेंगे यहाँ पर, असतत यादृच्छिक विचर, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रायिकता बंटन का और किसके रेस्पेक्ट में? बिंदु ए के रेस्पेक्ट में, बिंदु ए के सापेक्ष।
आघूर्णजनक फलन MGF। तो देखिए रेंडम वेरिएबल एक्स का जो प्रायिकता बंटन है, उस प्रायिकता बंटन के MGF की हम बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो एक्स होता है और एक प्रोबेबिलिटी होती है ना, x1 x2 और इसके करस्पॉन्डिंग p1 p2, है ना। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जो MGF होगा, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का MGF कह दीजिए या फिर इस रैंडम वेरिएबल का MGF कह दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो MGF है अभी मैंने बताया था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट पॉइंट ए ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो ये x का MGF है, या फिर हम इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का MGF भी कह सकते हैं, एक ही बात है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, प्रायिकता बंटन का बिंदु ए के सापेक्ष MGF, है ना, या फिर हम x का MGF भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर जो आघूर्णजनक फलन है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, किस तरह से व्यक्त करेंगे, देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसका मतलब है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF अबाउट ए ऑफ रैंडम वेरिएबल x से व्यक्त किया जाता है। वो निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का MGF इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन ये जो MGF है किसी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में लिया गया है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंडम वेरिएबल है वो यहाँ साइड में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रैंडम वेरिएबल। ए का मतलब क्या है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए, और टी यहाँ पर देखो इस फंक्शन का जो वेरिएबल है उसे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ MGF किसका फंक्शन होगा, टी का फंक्शन होगा। एक नया वेरिएबल हमें मिलेगा, और एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, और ए क्या है, इस ए के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर MGF निकाल रहे हैं। तो इसका मीनिंग आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब देखो इसे हम किस तरह से डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन देखें आप। इसकी डेफिनेशन है, देखो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अब यहाँ पर देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो एक्सपेक्टेशन की हेल्प से डिफाइन की जाती है। यहाँ लिखेंगे हम एक्सपेक्टेशन e की पावर t। ये तो आप जानते हो e का मतलब क्या होता है ना, जैसे हम log x ऑन बेस e, और e की पावर x की जो सीरीज होती है 1 + x + x²/2, है ना। तो ये e के बारे में आपको पता है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e की वैल्यू 2.71, ये आप सब जानते हैं। तो ये वही वाला e है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये बता दिए हैं। चलिए इसको तो हटा देते हैं। तो देखो इसको हम किस तरह से डिफाइन करें, e की पावर t ये फिक्स है। अब हम यहाँ पर ये जो MGF है रैंडम वेरिएबल का है, और रैंडम वेरिएबल क्या है, x, तो यहाँ x लिख देंगे। और किसके रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, a के रेस्पेक्ट में। तो जिस बिंदु के सापेक्ष हम MGF निकाल रहे हैं वो यहाँ पर आएगा, x में से उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये है डेफिनेशन किसकी, MGF की। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मेन फॉर्मूला तो ये है राइट साइड में। तो देखो रैंडम वेरिएबल x का a के सापेक्ष जो MGF है वो इस तरह से परिभाषित किया जाता है। चलिए इसे हम और सोल्व कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, और इसको अगर हम ओपन करें, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन भी लगा सकते हैं। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए,
देखो इसका मतलब होता है समेशन। यहाँ पर देखो ये एक वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है तो वेरी कर रहा है। तो जहाँ रेंडम वेरिएबल है वहाँ हम वेरी करा देंगे इस तरह से एक्स आई माइनस ए, ठीक है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इस पूरे फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ साथ में लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। और यहाँ वेरी कौन करेगा, आई, है ना। हालांकि मेन डेफिनेशन यही है, एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन आप लगाओगे तो ये हमें मिल जाएगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर ये तो है डेफिनेशन, इससे हमें मोमेंट्स कैसे मिलेंगे, म्यू आर डैश म्यू आर, इससे हम किस तरह से फाइंड करें, तो देखो ये भी अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पर देखो ये जो एम ए टी एक्स है, इसे हम क्या कहें, किस तरह से पढ़ेंगे, देखो इसको किस तरह से रीड करना है आपको। देखो ये है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल को यहां पर हम क्या कहते हैं, विचर एक्स का ए के सापेक्ष एमजीएफ। तो यहाँ पर विचर एक्स का ए के सापेक्ष एमजीएफ कह दीजिए, या फिर प्रायिकता बंटन का ए के सापेक्ष एमजीएफ कह दीजिए, बात एक ही है। ऊपर हमने क्या लिखा, प्रायिकता बंटन का बिंदु ए के सापेक्ष, यहाँ क्या लिख रहे हैं, विचर एक्स का ए के सापेक्ष, बात एक ही है ना। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इस सिंबल को समझना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिंबल हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर y लिख देंगे तो ये एम जी एफ वाई का हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल y का हो जाएगा। और x की जगह अगर हमने यहाँ पर z लिख दिया, इसका मतलब वो एम जी एफ किसका है, रैंडम वेरिएबल z का है। a की जगह अगर हमने यहाँ पर b ले लिया, इसका मतलब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट b, है ना, b के सापेक्ष निकाल रहे हैं, बिंदु b के सापेक्ष। तो यहाँ पर जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एम जी एफ हम निकालते हैं वो पॉइंट यहाँ लिखते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन का जो रैंडम वेरिएबल है वो यहाँ लिखते हैं। और ओवरऑल ये जो फंक्शन होता है ये टी का फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टी। अब यहाँ पर देखो हमने एमजीएफ का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, एमजीएफ को डिफाइन करना सीख लिया। अब इससे मोमेंट्स कैसे मिलते हैं, देखो यहाँ पर लिखें आप, एमजीएफ की सहायता से मोमेंट्स आघूर्ण ज्ञात करना। हाउ टू फाइंड मोमेंट्स बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। एमजीएफ की हेल्प से मोमेंट्स किस तरह से फाइंड करें, वो हमारा टारगेट है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे म्यू आर डैश, किसकी बात करेंगे, म्यू आर डैश, हम ये फाइंड करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, देखो मोमेंट अबाउट ए, किसी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में जब हम मोमेंट निकालते हैं तो उसे म्यू आर डैश से व्यक्त करते हैं। और किसी मीन के रेस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ पर ये किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, ए के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर ये निकाला जाता है एक्स बार के रेस्पेक्ट में। तो माध्य के सापेक्ष आघूर्ण निकालो तो वो म्यू आर, जिसे हम केंद्रीय आघूर्ण कहते हैं, सेंट्रल मोमेंट। और किसी बिंदु के सापेक्ष अगर निकालो तो उसे हम म्यू आर डैश से, और इसे सामान्य मोमेंट कहते हैं ना, जनरली इसे मोमेंट ही कहते हैं, आघूर्ण ही कहते हैं।
और ये होता है सेंट्रल मोमेंट। अब यहाँ पर देखिए हमने अभी क्या देखा, mgf किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाला जा सकता है। ये है mgf और mgf यहाँ पर हमने किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाला, a के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर a की जगह अगर हमने x बार लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर x बार, तो फिर ये mgf x बार के रेस्पेक्ट में कहलाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, माध्य के सापेक्ष। तो यहाँ देखिए अगर हम mgf निकालें, अगर हम mgf निकालें a के रेस्पेक्ट में, तो ये mgf म्यू आर डैश जनरेट करेगा। यदि हम mgf निकालें किसके रेस्पेक्ट में, इस x बार के रेस्पेक्ट में अगर mgf निकालें, तो ये वाला mgf किसे जनरेट करेगा, म्यू आर को जनरेट करेगा। तो पहले तो हम mgf निकाल लेते हैं किसी पॉइंट a के रेस्पेक्ट में, और पॉइंट a के रेस्पेक्ट में हम mgf निकालेंगे और उससे किस तरह से म्यू आर डैश हमें मिलेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम मोमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। देखो बिल्कुल आसान प्रोसेस। वी नो दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट पॉइंट ए, है ना, ये टी तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये टी का फंक्शन होता है, ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। देखो इसकी क्या डेफिनेशन, अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी। जब भी आप mgf लिखो तो एक्सपेक्टेशन के साथ ई की पावर टी लिखना है, टी के साथ मल्टीप्लाई करना है किसका, रैंडम वेरिएबल, और माइनस करके जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मोमेंट निकाल रहे हैं ये लीजिए। बस इस सिस्टम को आप समझें, mgf को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका और उसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया एम सी ऑफ टी ऑफ रैंडम वेरिएबल जेड, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ई की पावर टी तो आपको लिखना ही है, कोई सा भी mgf हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी तो लिखना ही है। उसके बाद ब्रैकेट लगाना है और किस रैंडम वेरिएबल का है mgf, जेड, और माइनस करके जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना, जिस बिंदु के सापेक्ष mgf निकाल रहे हैं वो बिंदु यहाँ आ जाएगा सी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ ये वाला सिंबल आपको समझना है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हम mgf को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। चलिए, तो यहाँ पर mgf की डेफिनेशन हमने लगा दी, इसको और ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो e की पावर की सीरीज होती है उसकी हेल्प से इसे हम एक्सटेंड करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। देखो e की पावर x होता क्या है, वैसे मैं साइड में लिख दूंगा यहाँ पर, e की पावर x होता है 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, और इस एक्सरसाइज में देखो कैलकुलस पोर्शन ज़्यादा है, कैलकुलेशन हमें करना है, और बाकी यहाँ कॉन्सेप्ट की अगर बात करें इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, इतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, आसान से टॉपिक है। देखो यहाँ पर e की पावर x की सीरीज ये होती है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 + x की जगह पूरी टर्म है t x - a प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x - a का होल स्क्वायर प्लस, देखो कहीं ना कहीं आगे अगर हम बढ़ें तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह की टर्म भी देखने को मिलेगी, t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल x - a की पावर r प्लस, ये लीजिए, और अब हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो e की पावर x की जो सीरीज होती है इस तरह से 1 + x + x स्क्वायर अपॉन 2, है ना, 2 फैक्टोरियल, फिर आता है x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है, ये कहलाता है मैक्लोरियन एक्सटेंशन। ठीक है, मैक्लोरियन प्रसार, ये तो सब आप जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी हमने इस तरह की सीरीज देखी थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है देखो a, ये मैंने क्लियर लिख दिया है,
अब यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो एक्सपेक्टेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से। एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई होता क्या है, एक्सपेक्टेशन x प्लस एक्सपेक्टेशन y, ये तो हमने पढ़ा ही था, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो इसी का यूज करेंगे। यहाँ दो वेरिएबल है, तीन भी हो सकते हैं, तीन होंगे मान लो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन z। चलो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लेंगे किसका एक्सपेक्टेशन, इस वन का एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस, और एक्सपेक्टेशन से जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी आप आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो ये एक्स पे काम करेगा क्योंकि रैंडम वेरिएबल पे ही एक्सपेक्टेशन लगेगी, तो ये टी को हम बाहर कर सकते हैं, है ना। तो टी आउट कर दीजिए, टी आउट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर हम बाहर कर देंगे टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल को, एक्सपेक्टेशन केवल इसका लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, और एक्सपेक्टेशन यहाँ भी आ जाएगा टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल को बाहर कर देंगे, और यहाँ आ जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए की पावर आर। और ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। नोट कर लीजिए आप। अब यहां पर देखो ये तो प्रॉपर्टी थी, इसको तो मैं हटा देता हूं यहां से। देखो कितनी आसान कैलकुलेशन है, हमने e की पावर की सीरीज हमने इस तरह से ली, और यहाँ पर जो कांस्टेंट था उसे हमने बाहर कर दिया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किस पे काम करेगा, रैंडम वेरिएबल पे, है ना। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी हमने ये भी देखी थी, जैसे सी एक्स, तो देखो सी बाहर निकल जाता है, एक्सपेक्टेशन एक्स, है ना। तो जो भी एक्स के अलावा जो भी टर्म है, जैसे टी वाली टर्म है, आर वाली टर्म, सभी को हमने एक्सपेक्टेशन से आउट कर दिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ आप समझें, देखो एक्सपेक्टेशन वन वन ही होता है ना। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन वो कांस्टेंट ही होता है, ये भी मैंने आपको बताया था इस तरह से। एक्सपेक्टेशन ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, है ना, पिछली एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर देखिए टी के साथ ये क्या है, देखो ये होता है म्यू टू आर, क्या होता है ये, म्यू टू आर, क्या सॉरी म्यू टू डैश, ये तो सेकंड मोमेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने म्यू आर डैश को डिफाइन किया था एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में, एक्स माइनस ए की पावर आर। पिछली एक्सरसाइज उठा के देखो, मैंने सब बताया है, हर एक छोटी से छोटी बात बताई है ना। तो म्यू आर डैश होता है। अब यहाँ पर देखो पावर 2 है, आर की जगह 2 है, तो ये बन जाएगा सेकंड मोमेंट अबाउट ए, दैट इज म्यू टू डैश। ठीक है, टी के साथ क्या बना, म्यू टू डैश। आगे देखो टी स्क्वायर, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू टू, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 पावर है, अच्छा यहाँ पे तो 1 पावर थी ना, देखो एक मिनट, यहाँ पे 1 पावर थी, ये जल्दबाजी में 2 लगा दी, ये लो, ठीक है। तो यहाँ 1 पावर है, तो फिर ये तो म्यू 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू 1 कर लीजिए, है ना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, म्यू आर डैश होता है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए की पावर आर। तो आर की जगह 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, म्यू 1 डैश, है ना। ये म्यू 1 की डेफिनेशन है, और यहाँ बनेगी म्यू 2 डैश की डेफिनेशन प्लस, और यहाँ अगर हम लास्ट में देखें तो ये तो देखो ओवरऑल डेफिनेशन बन गई है, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए की पावर आर क्या होता है, म्यू आर डैश टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश, और आगे भी हम बढ़ते जाएंगे, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। आप चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो साइड में, वी नो दैट म्यू आर डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए की पावर आर, और इसी का यूज करते हुए ये टर्म्स यहाँ पर मिली है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर देखो, सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर हमें सभी के सभी मोमेंट्स मिल गए और हम क्या लेके चले थे, ये एम लेके चले थे। यानी एम को अगर हम सोल्व करते हैं, और एम किसके रेस्पेक्ट में लेके चले थे, पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में। तो पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में अगर हम एम निकालते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, मोमेंट्स म्यू आर डैश हमें मिल जाते हैं। अब यहीं पर अगर हम ए की जगह एक्स बार ले लेते हैं, क्या ले लिया हमने, ए की जगह एक्स बार ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर, और वो होता है सेंट्रल मोमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं ए की जगह एक्स बार कर देता हूँ तो यहाँ म्यू आर डैश से ये डैश हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो म्यू आर, और म्यू आर का मतलब क्या होता है, मीन के रेस्पेक्ट में माध्य के सापेक्ष आघूर्ण, जिसे हम केंद्रीय आघूर्ण कहते हैं और म्यू आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस तो दोनों की सेम है। यहाँ तो हम एक जनरल केस देख रहे हैं किसी बिंदु के सापेक्ष, ये जनरल केस है। तो चलिए यहाँ पर कैसे निकालें, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, इस तरह से विस्तार कर दिया। विस्तार करने के बाद यहाँ पर हमें तो चाहिए μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश। तो देखो यहाँ पर ये जो μ1 डैश है ये क्या है, देखो टी का कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है, टी का कोफिशिएंट है ना, टी का गुणांक। ये किसका कोफिशिएंट है, टी स्क्वायर अपॉन 2 का, है ना। μ2 डैश ये जो दूसरा आघूर्ण है वो टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इसका गुणांक है। और देखो म्यू आर डैश किसका कोफिशिएंट है, टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। तो इन जनरल बात अगर हम करें तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार यहां देखो हमें क्या मिला, म्यू आर डैश इज इक्वल टू, देखो म्यू आर डैश कैसे निकालें, ये इक्वेशन आपके सामने है, कॉमन सी बात है। म्यू आर डैश का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। क्या लिखेंगे, है ना, शॉर्ट में लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, है ना, टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर का गुणांक। और आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए ना, ये यहाँ पर कोफिशिएंट है, ये टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, इसे आप क्लोज कर लीजिए। अब यहां पर देखो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर आप देखिए, जैसे हमें μ1 डैश निकालना है, आप इस इक्वेशन को देखें, जो भी निकलेगा इसी से निकलेगा, यही तो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसमें अंतर क्या है, बात एक ही है। हमने क्या किया, एम को सोल्व कर लिया, इसको सोल्व किया तो इस तरह से मिल गया। तो यहाँ पर एम से क्या मिल रहा है, हमें मोमेंट्स मिल रहे हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा यहाँ पर म्यू आर डैश। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ निकालना है जैसे आपको μ2 डैश, तो μ2 डैश इसका मतलब आर की जगह आप 2 रख देना। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर आप देखिए टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का जो कोफिशिएंट है वो μ2 है ना, सेकंड मोमेंट। तो देखो ये कॉमन सी बात है। अब दूसरा तरीका देखो, डिफरेंशिएशन करके भी यहाँ मोमेंट्स निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ये निकालना है, हम क्या करेंगे, हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। यहाँ आप एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, वन टाइम, तो देखो ये तो हो जाएगा 0। जैसे हम इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, μ1 डैश, कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है। बाकी जितनी भी टर्म्स होगी उसमें किसी हर एक टर्म में टी जरूर आएगा। क्या आएगा, टी जरूर आएगा। यहाँ पर 2t, आगे टी क्यूब वाली आएगी तो 3t स्क्वायर। तो बची हुई सभी टर्म्स में टी वाली टर्म्स आएगी, कब, जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक बार डिफरेंशिएशन करके अगर हम टी की जगह 0 पुट कर दें इसमें, अगर एक बार डिफरेंशिएशन करके अगर टी की जगह 0 पुट कर दे तो बाद वाली सभी टर्म्स 0 हो जाएगी, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, μ1 डैश। तो μ1 डैश के लिए हम क्या करेंगे, एक बार
डिफरेंशिएशन कर दीजिए और t इक्वल 0 रख दीजिए, मिल जाएगा। अब देखो म्यू2 कैसे निकालें, अगर हम 2 बार डिफरेंशिएशन करें 2 टाइम, देखो 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0, 2 टर्म 0 हो जाएगी। देखो टी स्क्वायर का अगर आप 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा। टी की पावर आर का अगर आर बार डिफरेंशिएशन करोगे तो फैक्टोरियल आर आएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जिसे टी की पावर 3, इसका 3 बार कर देता हूँ, तो 3 बार करेंगे तो देखो 3t², फिर टी स्क्वायर का फिर करेंगे 2t, फिर 3 × 2 एज इट इज, और टी का करेंगे तो 1, और देखो 3 × 2 ये कितना मिला हमें 3 फैक्टोरियल। तो टी क्यूब का 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें कांस्टेंट मिल गया, और 4 बार करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, इस बात को तो आप समझ गए होंगे, इसे तो मैं हटा देता हूँ। सिस्टम समझें, चैप्टर बहुत आसान है। यहाँ पर देखो अगर हम इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएगी। और यहाँ से क्या मिलेगा आप करके देखिए, 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए तो यहाँ 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा आपको μ2 और बाकी जितनी भी टर्म्स होगी 2 बार डिफरेंशिएशन के बाद उसमें कोई ना कोई टी बचेगा, है ना, टी वाली टर्म बचेगी, तो टी तो हम 0 कर देंगे। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करके आप टी की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन से ये जो भी पूरी की पूरी टर्म है इससे हमें μ2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, μ2। इसी तरह से आप r बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, r टाइम्स, तो r बार डिफरेंशिएशन करोगे तो r से छोटी पावर जितनी भी इधर तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा फैक्टोरियल r, तो ये आपस में कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर μr, और आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं उसमें t वाली टर्म्स बचेगी, तो t हम 0 कर देंगे। तो फाइनली देखो यहाँ पर r बार डिफरेंशिएशन करके यदि हम t की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो इस टर्म से, इस पूरी ही टर्म से, इस पूरे फंक्शन से हमें क्या मिलेगा, μr। तो ये दूसरा तरीका है। देखो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखिए μr कैसे निकालेंगे। μr के लिए हम r टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, है ना, ये आपको पता होना चाहिए dr/dt, r का मतलब क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन r टाइम्स। और किसका करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन किसका किया जा रहा है, इसका, है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। तो लिखिए आप, देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया कितनी बार, r बार, और यहाँ पर रख दिया t इक्वल 0। क्या कर देंगे यहाँ पर t इक्वल 0 पुट कर देंगे। देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, है ना, इसे आप नोट कर लीजिए, और इसको मैं बंद कर देता हूँ बॉक्स में इस तरह से। नोट कर लीजिए आप। देखो तो यहाँ पर मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए हैं, बहुत आसान है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mgf का डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक बार, और t बराबर 0 रख दो तो आपको μ1 मिल जाएगा, फर्स्ट मोमेंट मिल जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन करके t 0 कर दीजिए, 3 बार डिफरेंशिएशन करके t 0 कर दीजिए, तो देखो μ1 μ2 बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोसेस को समझें, एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 किया किसको, t को, तो आपको ये मिल जाएगा। μ2 पाना है तो फिर 2 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, r की जगह 2 रखोगे ना आप, तो देखो d2/dt², यानी t के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, तो t के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करो mgf का, और t इक्वल 0 जरूर रखना है ना, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। और ये जो t इक्वल 0 ना, देखो यहाँ लिखेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये जो पूरी जो प्रोसेस है
इसको और मैं क्लियर लिख देता हूँ। देखो यहाँ देखें आप, म्यू आर डैश क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी आर, यानी आर बार हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स का। और जो भी हमें मिलेगा, देखो यहाँ लगाएंगे हम बाहर की तरफ ब्रैकेट, इससे जो भी हमें मिलेगा उसमें हम टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो ये लिखें आप, इस तरह से लिखें, टी इक्वल 0 कर देंगे। बिल्कुल कूल माइंड से समझते जाएं आप, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और ये वाला जो फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई करके देखिए, यहाँ पर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना आपको आता ही है, एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए और टी की जगह 0 रख दीजिए, तो ये जो फंक्शन है ये म्यू1 डैश के इक्वल बन जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, टी की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो इससे आपको म्यू2 डैश मिल जाएगा, यानी दूसरा आघूर्ण मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इससे हम क्या फाइंड करते हैं, म्यू आर डैश। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो आगे हम बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे सेंट्रल मोमेंट की, है ना, एम जी एफ अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष आघूर्ण, सॉरी माध्य के सापेक्ष एम जी एफ। किसकी बात कर रहे हैं, माध्य के सापेक्ष एम जी एफ। तो देखो अभी जो प्रोसेस हमने देखी वो किसके सापेक्ष देखी थी, ए के सापेक्ष। ए के सापेक्ष एम जी एफ ये होता है, ये किसके सापेक्ष होता है, ए के सापेक्ष। और अगर हमें एक्स बार के सापेक्ष निकालना है तो ए के स्थान पर क्या रख देंगे, एक्स बार, है ना, मीन के सापेक्ष। तो देखो यहाँ पर माध्य एक्स बार के सापेक्ष एम जी एफ, देखो किस तरह से डिफाइन करेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रोसेस आप समझें, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एक्स बार, है ना, टी का फंक्शन इसलिए लिखते ही हैं, और रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स। दिस इज एम जी एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट एक्स बार। तो एक्स बार यानी माध्य के सापेक्ष, जैसे वहां हमने क्या लिखा था, एम ए टी और एक्स, वहां ए लिखा था, यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं, एक्स के सॉरी एक्स बार। तो ये बिंदु ए के सापेक्ष और ये माध्य के सापेक्ष, ये किसे जनरेट करता है, म्यू आर डैश को, है ना, आघूर्णों को जनरेट करेगा ये। और ये किसे जनरेट करेगा, ये म्यू आर को जनरेट करेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अगर एग्जाम में इस तरह का एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाए, है ना, और आपसे कहा जाए कि एम जी एफ की हेल्प से आप क्या निकालो, सेंट्रल मोमेंट निकालो, म्यू आर निकालो, तो आप यहाँ पर ये एम जी एफ किसके रेस्पेक्ट में लोगे, एक्स बार के रेस्पेक्ट में। तो एक ही जगह क्या रखना है आपको, एक्स बार। तो यहाँ भी देखो, यहाँ एक्स बार आ जाएगा हर जगह, एक ही जगह क्या मिल जाएगा आपको, एक्स बार। और ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स बार, ये हो जाएगी यहाँ पर म्यू1 की डेफिनेशन। और ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, म्यू2, है ना, सेंट्रल मोमेंट। चलिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। और ये तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये भी तो होता है। देखिए जो म्यू आर होता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। दोनों में यही तो डिफरेंस है, ये ए के सापेक्ष लिया जाता है, ये माध्य के सापेक्ष लिया जाता है। माध्य के सापेक्ष लिया गया आघूर्ण केंद्रीय आघूर्ण होता है, जिसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। और किसी बिंदु के सापेक्ष लेते हैं तो उसे सामान्यतया आघूर्ण ही कहते हैं, जिसे म्यू आर डैश से व्यक्त करते हैं। चलिए तो हम किसके सापेक्ष एमजीएफ देख रहे हैं, माध्य के सापेक्ष। तो देखो क्या होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। और देखो बहुत सी बार ये बाहर वाला एक्स लिखते नहीं है, ये कॉमन सी बात है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी एग्जाम्पल में एक ही रैंडम वेरिएबल है तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक्स का एमजीएफ है।
अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये एम जी एफ किसके रेस्पेक्ट में लिया गया है, एक्स बार के रेस्पेक्ट में। चलिए अब देखो इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेशन के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ क्या लिखोगे आप, ई की पावर टी तो लिखना ही लिखना है। अब ये एम जी एफ किसका है, रेंडम वेरिएबल एक्स का है तो एक्स लिख दिया, और माइनस किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स बार के रेस्पेक्ट में, ये लीजिए। तो ये हो गया देखो एम जी एफ अबाउट मीन, मीन के रेस्पेक्ट में। अब वही e की पावर की जो सीरीज होती है ना, e की पावर वाली जो भी सीरीज है वो आप ओपन करोगे, है ना। तो यहाँ पर इस तरह का फंक्शन हमें मिलेगा, और यहाँ पर लास्ट में μ1 μ2 इस तरह से मिल जाएंगे सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गई डेफिनेशन। यहाँ हमें निकालना है क्या, निकालना है म्यू आर सेंट्रल मोमेंट। कैसे निकलेंगे देखो, इसका हम क्या करेंगे, वही आर बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्रोसेस तो वो की वही है ना। आर टाइम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, डी आर अपॉन डी टी आर ऑफ एम एक्स बार टी रेंडम वेरिएबल एक्स। और इसमें जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसमें बाद में हमें क्या करना है, t इक्वल 0 रखना। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वहाँ हमने a लिया था, यहाँ a की जगह क्या ले लिया, x बार, है ना। तो ये इतना सा माइनर सा डिफरेंस है, और इसको हम अगर एक्सटेंड करें, इसका विस्तार करें और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी लगाएं, सोल्व करें, तो इस तरह की टर्म्स आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर a की जगह क्या मिल जाएगा, x बार, और आप जब इसमें डेफिनेशन लगाओगे म्यू आर की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्स बार की पावर r। तो यहाँ पर देखो ये जो मोमेंट्स हैं ये सेंट्रल मोमेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे, है ना। यहाँ पर हर जगह क्या हो जाएगा, μ1 μ2 μr, है ना, डैश हट जाएगा, केंद्रीय आघूर्ण मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखो म्यू आर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये तो हटा देंगे हम, तो म्यू आर इस तरह से भी मिल जाएगा, यहाँ एक्स बार आ जाएगा। ओ सॉरी, इसकी कह रहा था मैं, यहाँ पर ये वाली बात तो मैंने उधर बताई थी। यहाँ पर टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेंट्रल मोमेंट। तो देखो यहाँ पर एक तरीका ध्यान रख लो, है ना, वही वाला, एक बार डिफ्रेंशिएशन करके t0 करो तो पहला मोमेंट मिल जाएगा, है ना, पहला आघूर्ण। फिर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके t0 रखेंगे तो दूसरा मोमेंट मिल जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण। अभी तक हमने देखो आघूर्ण क्या, सॉरी mgf, है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। तो मूल बिंदु के सापेक्ष mgf की बात करेंगे। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले किसकी बात की थी, ये था देखो mgf किसके रेस्पेक्ट में, बिंदु ए के रेस्पेक्ट में। तो ये बिंदु ए के सापेक्ष mgf था। आगे हम बढ़े, ये है बिंदु एक्स बार के सापेक्ष, है ना, माध्य के सापेक्ष आघूर्ण। तो हमने किसी बिंदु के सापेक्ष देख लिया, माध्य के सापेक्ष देख लिया। अब हम एक और पर्टिकुलर केस देख रहे हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष, जो कि इंपॉर्टेंट भी है ना, बहुत ज़्यादा काम आता है। मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण ही सबसे ज़्यादा काम आता है। तो आघूर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर mgf की बात कर रहे हैं। तो लिखिए आप mgf अबाउट ओरिजिन, सबसे ज्यादा यही काम आता है, मूल बिंदु के सापेक्ष mgf। तो लिखें आप मूल बिंदु यानी a बराबर 0, है ना, ये कॉमन सी बात है वैसे, इसे तो मैं हटा देता हूं। मूल बिंदु के सापेक्ष mgf, यहां पर हम mgf की तो बात कर रहे हैं। लिखिए आप यादृच्छिक विचर x का मूल बिंदु a बराबर 0, a इक्वल 0 के सापेक्ष mgf। देखो किस तरह से होता है,
है ना, MGF मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। देखो m0t, तो यहाँ पर m0t का मतलब क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष mgf निकाल रहे हैं। रेंडम वेरिएबल क्या है, x है। तो देखो यहाँ पर इसको हम किस तरह से डिफाइन करें, मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेशन e की पावर t तो लिखना ही है। अब यहाँ पर देखो x माइनस 0, ठीक है, हमने ये डेफिनेशन देखी थी, ये होती है डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन यही होती है। यहाँ हम मूल बिंदु के सापेक्ष देख रहे हैं, एक ही जगह 0 रख दीजिए। अगर हम माध्य के सापेक्ष निकालें मीन के रेस्पेक्ट में, तो एक ही जगह x बार रख दीजिए। दिस इज जनरल डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको तो क्या लिखना है, x माइनस 0 तो हटा देते हैं यहाँ तो हम, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x माइनस 0 न लिखकर ये तो x हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये क्या मिलेगा, e की पावर t, फिर x माइनस 0 हम नहीं लिखेंगे इस तरह से। तो देखो ये है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, है ना, मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है ये, MGF आघूर्ण जनक फलन। चलो अब यहाँ पर देखिए हम एक रिलेशन देखेंगे। हमने यहाँ पर एक तो किसी बिंदु के सापेक्ष MGF देखा था, और एक देखा था हमने मूल बिंदु के सापेक्ष। तो एक हेडिंग डालें आप, रिलेशन बिटवीन MAT एंड M0T। देखो किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण और मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण में क्या रिलेशन होता है, ये हमें देखना है। देखिए कितना आसान प्रोसेस है, हम ये लेके चलेंगे, वी नो दैट MAT। अब देखो ये MGF किसका है ना, ये MGF तो एक रेंडम वेरिएबल मान लेते हैं x है, x तो कोई रेंडम वेरिएबल है, उसी की हम बात कर रहे हैं। और चाहे तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे, मैंने आपको बताया था लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, वैसे तो रेंडम वेरिएबल की बात पहले ही कर लेते हैं। लिखो आप विचर x का, वी नो दैट विचर x का बिंदु a के सापेक्ष MGF किस तरह से होगा, देखो देखो इस तरह से होगा M0T। अब ये लिख दिया ना किसका MGF है, ये x का। तो फिर यहाँ पर देखो ये वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन बात है, ठीक है, कॉमन सेंस। अब देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, देखो एक्सपेक्टेशन e की पावर t x माइनस a। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें रिलेशन चाहिए M0T, सॉरी ये तो MAT है ना, ये तो a के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो a लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये तो किसी बिंदु a के सापेक्ष। अब यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं M0T लाना है इसी में सोल्व करके। तो देखो यहाँ पर हम आगे सोल्व करेंगे और इसमें सेपरेट कर लेंगे, देखो पावर को ब्रेक कर देंगे इस तरह से, e की पावर tx इंटू e की पावर माइनस AT। ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें देखो एक्सपेक्टेशन e की पावर tx चाहिए, तभी तो M0T मिलेगा ना। रिलेशन तो हमें इन दोनों में देखना है, तो ये लाना है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरह से ये जो पावर थी इस तरह से ब्रेक की जा सकती है ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन किस पे काम करेगा, रेंडम वेरिएबल पे, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह हो गया एक तरह का। अगर हम देखें, अगर इस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इस एक्सपेक्टेशन के लिए ये कांस्टेंट हो गया, है ना, ये वेरी नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो स्पेस है, वैसे यहाँ पर लिख लेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा e की पावर माइनस AT को बाहर कर देंगे, और एक्सपेक्टेशन e की पावर tx। देखो कितनी आसान कैलकुलेशन है,
अब यहाँ पर देखिए, देखो कितनी जगह हमने बर्बाद कर दी है। यहीं पे कर लेंगे इसको। और यहाँ पर अगर हम देखें तो e की पावर -at, देखो ये किसकी डेफिनेशन बनी है, लास्ट में आप देखें, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये एक्सपेक्टेशन e की पावर tx क्या होता है, ये होता है m0t। लिखें आप m0t, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। तो देखो क्या रिलेशन मिला हमें, एक अच्छा सा रिलेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। देखिए, इम्प्लाइज दैट m/a/t की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल मिली है, देखो e की पावर -at और साथ में क्या है m0t। दिस इज ए फाइनल रिलेशन बिटवीन mgf अबाउट a एंड mgf अबाउट ओरिजिन। तो मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण और किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण में ये रिलेशन होता है। अगर एग्जाम में अगर आ जाता है तो देखो कितना है, पहले आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखें और उसके बाद इस तरह से 4 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर इसका प्रूफ पूछ लिया जाए तो बहुत आसान है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने mgf को समझा है। हमारा मेन टारगेट था mgf, और mgf किसी रैंडम वेरिएबल का होता है जिसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का mgf भी कह सकते हैं। तो ये जो सबसे पहले हमने mgf निकाला था, जो मैंने बताया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये जो mgf होता है, ये mgf होता है एक रैंडम वेरिएबल के लिए या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस mgf को हम x का mgf कहें या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रायिकता बंटन का mgf कहें, बात एक ही है। किसी बिंदु a के सापेक्ष जो mgf होता है रैंडम वेरिएबल x का, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, डेफिनेशन तो ये है, इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब ये क्या करता है, ये मोमेंट जनरेट करता है, आघूर्णों को प्राप्त कर सकते हैं हम इससे। तो देखो मोमेंट किस तरह से जनरेट करता है, इस तरह से। ये मोमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसको देखते हुए हम इन्हें अगर फाइंड करें तो देखो यहाँ 2 तरीके हैं। म्यू आर डैश क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर r अपॉन r। और अगर हम म्यू आर डैश की बात करें तो यहाँ पर देखो इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। r बार डिफ्रेंशिएशन करके टी की वैल्यू 0 करोगे तो आपको म्यू आर डैश मिल जाएगा। किससे मिलेगा, इससे। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखो mgf अबाउट मीन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही जगह क्या कर देंगे, x बार रख देंगे। तो मीन के रेस्पेक्ट में माध्य के सापेक्ष जब हम mgf निकालते हैं तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, हमें म्यू आर मिलेगा, है ना। प्रोसेस वही है, सिमिलर प्रोसेस है जो पहले हमने देखी थी, है ना। तो वहाँ पर तो a के रेस्पेक्ट में लिया था, इसलिए म्यू आर डैश मिले थे। अब देखो आगे हम बढ़ेंगे और आगे हमने लास्ट में ये जो रिलेशन होता है किसी बिंदु के सापेक्ष और मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण जनक फलन में, तो इस तरह से रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है, इसका प्रूफ आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमें इस एक्सरसाइज में करना है। और इस एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे mgf की, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम देखेंगे। उसके बाद कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है ना, CGF। कुमुलेंट्स क्या होते हैं देखो वो भी हम देखेंगे। अगला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा CGF। अभी हमने क्या देखा, mgf, है ना। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की प्रॉपर्टीज थ्योरम्स देखना अभी बाकी है, उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे और उसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।